2013 में महेंद्र कर्मा नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, जो सुकमा नाम की एक जिला है, वहाँ के सुकमा नाम का एक जगह है, वहाँ से अपना काफिला के साथ वो कहीं और जा रहे थे। अचानक से उनके काफिले के सामने की जो दो गाड़ियां थी वो ब्लास्ट हो जाती है एक्सप्लोजिव्स के वजह से, जिसकी वजह से सब लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये नक्सलवाद लोग गाड़ियों के पास आने लगते हैं, वो सबसे पूछते हैं महेंद्र कर्मा कहाँ है। महेंद्र कर्मा बोलते हैं मैं महेंद्र कर्मा हूँ। उन्हें जंगल के अंदर ले जाया जाता है और वहां जाकर उनको गोली मार दी जाती है। उसी जगह सबको एक लाइन से लेटा दिया गया और कर्मा जी को वहीं पे बाजू में गोली से मार दिए। तभी 1972 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस मूवमेंट पे गौर करती है और उस समय 1972 में स्टेपल चेस नाम का एक ऑपरेशन शुरू करती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, इस नक्सलवाद को पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल से खत्म करना। उस समय चारू मजमदार, जो कि इस पूरे मूवमेंट के लीडर माने जाते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा और कुछ ही दिन बाद पुलिस कस्टडी में चारू मजमदार की जान चली गई थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मूवमेंट और भी ज्यादा आग पकड़ लिया था। 16 साल के एक बच्चे को उठा लिया गया था इन्हीं नक्सलवादी के द्वारा और फिर उसे एक नक्सलवादी बना दिया गया था। 2 साल बाद इसी बच्चे को एक एनकाउंटर में मार दिया गया था छत्तीसगढ़ में। आप सोच के देखिए कि उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये जानकर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। 20 मई 2025 छत्तीसगढ़ में खामोशी रात थी और छत्तीसगढ़िया सारे लोग सो रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई सारे यूनिट उस समय एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कगार। और इस ऑपरेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करना। लेकिन 21 मई 2025 की सुबह जब छत्तीसगढ़िया लोग उठे तो किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि सबको ऐसा न्यूज सुनने को मिलेगा जो कि सबका दिन बना देगा। वो था बसवा राज की मृत्यु। Top Maoist leader Basava Raju has been killed in a Chhattisgarh encounter. So much so that most wanted Maoist terrorist and General Secretary Basav Raju, aka Nambala Keshava Rao, who had a bounty over 10 crores on his head, has been eliminated in an encounter. इस ऑपरेशन कगार में बसवा राज को मार दिया गया था। ये एक ऐसा नक्सल नेता था, ये एक ऐसा नक्सल लीडर था जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के रीजन में पिछले 50 सालों से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है और कई सारे जवानों को मारा है, कई सारे सिविलियंस को मारा है। उसे इस ऑपरेशन कगार में मार दिया गया था। इसके साथ ही साथ 28 और नक्सलवादी को भी मार दिया गया था इस ऑपरेशन कगार के तहत। बसवा राज, इसके सर के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। एक बहुत ही बड़ा लीडर माना जाता था ये नक्सल मूवमेंट का पूरे भारत में। और इस बसवा राज ने ही 2010 में करीबन 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था और कई सारे जवानों को और पिछले 50 सालों में मारता हुआ आया था। अब क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो आपको इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में थोड़े अच्छे से बता सकता हूं, क्योंकि आप मेरा फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव सुनेंगे। जब मैं छत्तीसगढ़ में था, जब हमें सुनने को मिला ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या था। 2013 में महेंद्र कर्मा नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, जो सुकमा नाम की एक जिला है, वहाँ के सुकमा नाम का एक जगह है, वहाँ से अपना काफिला के साथ वो कहीं और जा रहे थे। खाना पीना उनका हो गया था, आराम से अपने काफिले के साथ वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। अचानक से उनके काफिले के सामने की जो दो गाड़ियां थी वो ब्लास्ट हो जाती है एक्सप्लोजिव्स के वजह से, जिसकी वजह से सब लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही चारों तरफ से इनके काफिले को एम्बुश कर दिया जाता है नक्सलवादियों के द्वारा और गोली मारना शुरू कर दी जाती है। सब लोग धीरे धीरे गाड़ी के नीचे छुपने लगते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, जिसमें कई सारे लोगों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है गोली लगने की वजह से। लेकिन महेंद्र कर्मा कहीं ना कहीं बच जाते हैं। जैसे ही ये नक्सलवाद लोग गाड़ियों के पास आने लगते हैं, वो सबसे पूछते हैं महेंद्र कर्मा कहाँ है। महेंद्र कर्मा बोलते हैं मैं महेंद्र कर्मा हूँ। उन्हें जंगल के अंदर ले जाया जाता है और वहां जाकर उनको गोली मार दी जाती है। उसी जगह सबको एक लाइन से लेटा दिया गया और कर्मा जी को वहीं पे बाजू में गोली से मार दिए कर्मा जी के। इस इंसिडेंट की वजह से 22 पॉलिटिशियंस की मृत्यु हो गई थी और जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हम छत्तीसगढ़ में थे और हम सारे शॉक हो गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या सोचें। लेकिन उस समय नक्सली जो शब्द था ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस उस समय लगने लगा था कि जिस जंगल के अंदर भी हम लोग जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ नक्सली बैठा होगा। और उस समय घर वाले जो रहते थे ना, वो घर से निकलने भी नहीं देते थे, क्योंकि सबको डर रहता था कि सारे रीजन में उस समय नक्सलवादी फैल गए हैं। सबको ऐसा लगता था, ऐसा डर हो गया था 2013 की ये इंसिडेंट के बाद। लेकिन अब आप देख रहे हैं भारत की सरकार क्रैकडाउन शुरू कर दी है ये नक्सलवाद के खिलाफ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने ये चीज साफ कर दी है कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहे हैं आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भी, जिसकी वजह से कई तरीके के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं कई सारे स्टेट्स में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे आज भी नक्सलवाद एक बहुत बड़ा इशू है। आप में से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और साउथ इंडिया के लोग हैं, आप लोगों को नक्सलवाद के बारे में, नक्सली के बारे में भी नहीं पता होगा। ये विचारधारा क्या होती है, ये विचार
विचारधारा की शुरुआत कहां से हुई थी, नक्सली मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, ये सब के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। समय था 1967 का, जब भारत नया नया आजाद हुआ था। उस समय जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो जो अपने अंडर काम करते थे उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। आप ये समझिए उस समय जितने भी जमींदार होते थे वो लाखों रुपए कमाते थे और उनके अंडर जितने भी वर्कर काम करते थे उन्हें 1000-2000 रुपए दिए जाते थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की तो भुखमरी की वजह से ही मृत्यु हो जाती थी। उस समय 3 बड़े लीडर का जन्म हुआ था आसाम के नक्सलबाड़ी रीजन में, और क्योंकि नक्सलबाड़ी रीजन में इन 3 लीडर्स का जन्म हुआ था और इन 3 लीडर्स ने ही इस नक्सल मूवमेंट को भारत में शुरू किया था, तभी इस मूवमेंट का नाम नक्सल मूवमेंट रखा गया था भारत में। इन 3 लीडर्स का नाम है चारू मुजुमदार, कनू सन्याल और जंजल संथाल। अब ये 3 ऐसे लीडर्स थे जो कि लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखा करते थे, जो कि माओइस्ट और लेनिन की जो आइडियोलॉजी है उनसे पूरे कॉपी करके ये अपनी आइडियोलॉजी को शेप किए थे। इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली ये थी कि ये जितने भी इनके ओनर्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, फार्मर्स को वेपन्स उठाने हैं और इन जमींदारों को मार देना है। यानी कि एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखा करते थे ये, और वेपन्स के पूरे ये समर्थक थे। उस समय जितने भी गरीब फार्मर्स हुआ करते थे वो इन तीनों की आइडियोलॉजी को पूरा का पूरा सपोर्ट करने लगे थे, और बहुत ही तेजी से वेस्ट बंगाल के रीजन में ये पूरा का पूरा मूवमेंट आग पकड़ने लगा था। तभी 1972 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस मूवमेंट पे गौर करती है और उस समय 1972 में स्टेपल चेस नाम का एक ऑपरेशन शुरू करती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, इस नक्सलवाद को पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल से खत्म करना। उस समय चारू मुजुमदार जो कि इस पूरे मूवमेंट के लीडर माने जाते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा, और कुछ ही दिन बाद पुलिस कस्टडी में चारू मुजुमदार की जान चली गई थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मूवमेंट और भी ज्यादा आग पकड़ लिया था। आरोप लगाए गए थे वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप खुद तय कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार ने बहुत ही क्रेजी क्रैकडाउन किया था। कई सारे उस समय जितने भी माओइस्ट ग्रुप हुआ करते थे वेस्ट बंगाल में, धीरे धीरे उनका खात्मा होने लगा था और धीरे धीरे वो अलग स्टेट्स की तरफ भी बढ़ने लगे थे, जिसके बाद भारत में सेकंड फेज ऑफ नक्सलवाद की शुरुआत होती है, जो कि 1977 के बाद है। अब ये जो नक्सलवाद होता है वो कई सारे रीजन में डिवाइड होने लगा था। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये सारे रीजन्स में करीबन 19 डिस्ट्रिक्ट में अब नक्सलवाद पूरा का पूरा फैल चुका था, और वहां पे जो ग्रास रूट लेवल पे है इनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई थी। ये सारे रीजन को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। आज के दिन ये जो रेड कॉरिडोर है उसमें बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, लेकिन रेड कॉरिडोर आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें नक्सलवाद सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसका सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है, आप मैप में देख सकते हैं। उस समय के क्रैकडाउन के बाद वैसे तो वेस्ट बंगाल में नक्सलवाद बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कई सारे स्टेट्स में नक्सलवाद फैल चुका था। उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे वो इस नक्सलवाद को इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय कई तरीके की और प्रॉब्लम्स भारत में चल रही थी। वो ये सोचते थे कि नक्सलवाद एक रीजनल इशू है और स्टेट्स की गवर्नमेंट को डायरेक्टली डील करना चाहिए नक्सलवाद के अगेंस्ट और नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए। उस समय की गवर्नमेंट ये नहीं जान रही थी कि नक्सलवाद एक समय में कितना ज्यादा फैल सकता है और कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता है और कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बनने के बाद यानी कि 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवाद बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। नक्सली करते क्या है, वो जितने भी लोकल लोग रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, वो उनको जाकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उनको ये बताते हैं कि सरकार कैसे हमें लूटना चाह रही है, सरकार कैसे हमें एक्सप्लॉइट करती है, सरकार कैसे हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और आपको सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए, और सिर्फ मुंह से नहीं शस्त्र उठाकर कुछ बोलना चाहिए। ऐसे ही माओवादी लोग और जो नक्सलवादी लोग हैं वो कन्वर्ट करते हैं लोगों को और अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं। ये जो नक्सलवादी लोग रहते हैं ये एक्सटॉर्ट करते हैं पैसा कई सारे अमीर बिजनेसमैन से, कई सारे कोयले के खदान में जाकर जितने भी वहां पे ट्रक्स लाइन अप रहते हैं उनसे पैसा लेते हैं ये और अपने आप को फंड करते हैं। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि चाइना, जैसे कि जो माओ है वो चाइना के हुआ करते थे, तो ये चाइना के जितने भी लोग थे इस मूवमेंट को शुरू से ही सपोर्ट किया करते थे। चाइना डेली करके उस चाइना में उस समय एक न्यूज़पेपर आया करता था जिसमें ये न्यूज छापी गई थी उस समय जो नक्सलवाद था उसे देखते हुए और उसे सपोर्ट करते हुए। अब देखिए ये नक्सलवादी जितने भी लोग रहते हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं। समझिए इस बात को, गोरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है? गोरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली वो होता है जो आप जंगलों में छुपते हैं, घने जंगलों में पूरा, और आप छुप के सीआरपीएफ या फिर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनको जाकर आप टारगेट करते हैं और उनको मार डालते हैं आप। इसे कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि छुप कर वॉर करना। और ये आइडियोलॉजी पूरी की पूरी माओ की थी। वो माओ भी उस समय बोला करते थे भाई गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाओ और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू मार दो। अब ये जितने भी माओवादी लोग हैं,
जितने भी नक्सलवादी लोग हैं वो इस गोरिल्ला वॉरफेयर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जितने भी घने जंगल हैं छत्तीसगढ़ के और बाकी सारे रीजन के जिसे अभी भी रेड कॉरिडोर के अंडर माना जाता है, उसमें ये सारे लोग गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे, अगर इतने सारे मिलिटेंट्स भारत के जंगलों में छुपे हुए हैं तो उसे भारत की सरकार, भारत के जवान मार क्यों नहीं देते हैं घुस के? मैं बताता हूं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये। मैं जब जिम जाता था अपने घर पे तो मेरे साथ एक सर जिम किया करते थे, एक डॉक्टर सर थे वो, तो वो मेरे को बताते थे, उनका उस समय पोस्टिंग हुआ था, एक समय पे बस्तर में उनका पोस्टिंग हुआ था, और बस्तर में वो बताते थे कि कई सारे जितने भी नक्सलवादी हैं वो उनके पास इलाज कराने आया करते थे और उनको बहुत ही बड़ा मानते थे उस समय मैं भी उनसे यही सवाल पूछा था कि नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से। तब मुझे वो जवाब बताए थे कि नक्सलवादी को एक्चुअली में आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नक्सलवादी जो लोग रहते हैं उसे नॉर्मल लोगों से डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप ये समझिए, इनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन नक्सलवादी लोग रहते हैं इनका कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता। ये एक आम गांव वाले की तरह ये ऑपरेट करते हैं, शस्त्र उठाते हैं और जितने भी जवान रहते हैं उन्हें मारते हैं, और ये सालों से करते हुए आ रहे हैं। अब इन्हीं लोगों की वजह से कई सारे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, कई सारे लोग शस्त्र उठा लेते हैं, ये देखते हुए कि सरकार सच में इनके लिए कुछ नहीं कर रही है और लोगों को मारने लगते हैं। 2019 का एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है जब उस समय 16 साल के एक बच्चे को उठा लिया गया था इन्हीं नक्सलवादी के द्वारा, और फिर उसे एक नक्सलवादी बना दिया गया था। 2 साल बाद इसी बच्चे को एक एनकाउंटर में मार दिया गया था छत्तीसगढ़ में। आप सोच के देखिए कि उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये जानकर कि उनका बच्चा जो घर से एक समय भाग गया था वो नक्सलवादी बन गया था और आज उसका एनकाउंटर हो गया है। क्यों ये इतना ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ है, आप इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले ये सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, ये इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट है और एक फ्यूडल सिस्टम चलता है भारत में। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो बड़े बड़े रीजन होते हैं, घने जंगलों के जो रीजन होते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। समझिए एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग रह रहे हैं, तो उन 2 लोगों के लिए डेवलपमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे फंड्स की भी कमी होती है स्टेट्स को, तो वहां के लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। वहां पे जितने भी नक्सलवादी लोग रहते हैं वो बेसिकली ट्राइबल लोगों को जो जंगलों के अंदर रहते हैं उन्हें जाकर ये बताते हैं कि देखिए सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है भैया, बाहर शहर में सड़क चल रहा है, बाहर शहर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 24 घंटे, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी फेलियर अगर हम लोग देखें तो वो गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ये पूरे रेड कॉरिडोर के एरिया को देखेंगे तो वहां पे सच में डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। वहां के लोगों को एजुकेट भी बहुत ही ज्यादा कम किया जा रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के कई सारे रेड कॉरिडोर रीजन्स की बात करें तो वहां पर एजुकेशन लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल 17% से भी कम है, जो कि नेशनल एवरेज से कई गुना कम है। वहां के लोगों तक स्कूल कॉलेजेस पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वहां के लोगों को यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। इसी वजह से उनको ब्रेन वॉश करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी नक्सलवाद भारत में पनपता जा रहा है। भारत की सरकार को स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की जरूरत है। इन स्ट्रॉन्ग मेजर्स में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बड़े बड़े कैंपेन्स चलाना और बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देना। रिवॉर्ड्स कैसे? अब देखिए आए दिन कई सारे नक्सलवादी जितने भी होते हैं वो सरेंडर कर लेते हैं। सरेंडर क्यों करते हैं? वो गवर्नमेंट के सामने आकर। आप सोचेंगे सरेंडर करेंगे अगर वो गवर्नमेंट के साथ सामने आकर तो उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? जी नहीं, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलाई जाती है कि अगर आप एक नक्सलवादी हो और आप सरेंडर कर रहे हो, भारत सरकार के सामने अपने आर्म्स को गिव अप कर रहे हो, तो आपको नौकरी दी जाएगी, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपका फैमिली का ध्यान रखा जाएगा, आपको सरकार की अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा, सरकार के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऐसे कई सारे योजनाओं को देखकर कई सारे जितने भी नक्सलवादी हैं, छत्तीसगढ़ स्पेशली जो रीजन है उसमें कन्वर्ट होकर वो भारत के सरकार के सामने आकर सरेंडर कर रहे हैं और अपने आर्म्स को गिव अप कर रहे हैं। जितने भी सरेंडर करते हैं उन्हें जो लोकल यूनिट्स होती है, सीआरपीएफ की या फिर बस्तर बटालियन, ऐसी यूनिट्स में उन्हें दाखिला दे दिया जाता है, क्योंकि वो लोकल रीजन को, लोकल लैंडस्केप को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए सालों से छत्तीसगढ़ और जो रेड कॉरिडोर के जितने भी रीजन है वहां के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस नक्सलवाद की वजह से। आपको विश्वास नहीं होगा, कई सारे नेता ने बड़े बड़े अजीब बयान भी दिए हैं नक्सलवाद के खिलाफ। आप लालू प्रसाद यादव का ये बयान ही सुन लीजिए। रास्ते में जहां भी भीड़ देखते हैं वहां आप उतर जाते हैं, सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। नहीं, कोई मारेगा ही नहीं हमको, कौन गलती किया है जो मारेगा हमको? क्या मारेगा? आज सबको
बुला के नजदीक हम रखा। मान लो पीछे से फायर करेगा तो पहले उन लोगों को लगेगा कि हमको लगेगा। लालू प्रसाद यादव के समय में भी नक्सलवाद बहुत ही ज्यादा तरक्की किया था बिहार में, और बिहार में तो आज भी नक्सलवाद है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार और जितने भी सरकार है स्टेट्स के, वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन कागर जैसा ऑपरेशन जो है वैसा चलाया जा रहा है भारत में अलग अलग जगहों पे, और इस नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उनकी फिर से तारीफ करनी पड़ेगी, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। ये जो नक्सलवाद है वो कहीं ना कहीं एक सेंटर इशू भी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इशू है, सिर्फ स्टेट के लेवल का इशू नहीं है। तो वो अपना भी पूरा हाथ बटा रही है नक्सलवाद को धीरे धीरे खत्म करने के लिए। आज अगर आप रेट देखेंगे थ्रू आउट ईयर्स, तो नक्सलवाद पूरे भारत देश में बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन इस मिलिटेंसी को धीरे धीरे पूरा खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इसी चीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती है, फैक्ट्रीज खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज वाले को मार देते हैं ये सीधा, मीडिया हाउसेस अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती है, लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कई सारे रीजन्स का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट पे ठप्पा पड़ जाता है। आप देखिए कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे जितने भी नक्सलवादी रहेंगे डेवलपमेंट को होने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोकल लोगों को तो उन्हें ये दिखाना है कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। बड़े बड़े रोड्स को तबाह कर देते हैं छत्तीसगढ़ में ये सारे लोग, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को आने से पहले ही वो फैक्ट्रीज को ओनर को डरा देते हैं ये सारे नक्सलवादी लोग कि भैया आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से कोई फैक्ट्री वाले आते ही नहीं है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सारे एरिया में। बिहार झारखंड का जो एरिया है ना, ये जो स्ट्रिप है, यानी कि मेरे घर से जो झारखंड जाने वाले एरिया है, वो स्ट्रिप में रात में कोई जाता नहीं था, सब डरा करते थे कि भैया नक्सलवादी जितने भी लोग होंगे, नक्सलवादी लोग हमें उठा लेंगे, हमें जाकर मार देंगे। ऐसे ही कई सारे डॉक्टर्स को, कई सारे स्कूल्स के अंदर जाके लोगों को मारा गया है। कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, इसे खत्म करना भारत से कितना ज्यादा जरूरी है। आई होप इस वीडियो के एंड में आपको ये समझ में आ गया होगा कि नक्सलवादी लोग एक्चुअली में होते क्या हैं, और ये नक्सल मूवमेंट भारत में स्टार्ट कहां से हुआ था, अभी कहां पे है, और भारत सरकार इस मूवमेंट के खिलाफ कर क्या रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।